गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो टाइप स्टडी स्कॉलियन पढ़ रहे हैं उसका लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज पार्ट 14। और इस लास्ट पार्ट में हम लोग इसके निषेचन और परिवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। जो एक ब्रीफ में आपको आइडिया चाहिए आपके सिलेबस के हिसाब से हम उतनी ही बात करेंगे। So we are going to study today the fertilization and development of scoliodon, right? So let's start. सबसे पहले कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। कॉपुलेशन आपको पता है कि इसको हम संयुग्मन कहते हैं। संयुग्मन मतलब कि नर और मादा आपस में मिल करके और उनके जननांगों के द्वारा जो निषेचन की क्रिया होती है उसको हम कॉपुलेशन या संयुग्मन कहते हैं। और संयुग्मन के पश्चात क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया होती है, जिसमें जो शुक्राणु है वो अंडाणु के संपर्क में आता है और जायगोट का निर्माण होता है। तो रिप्रोडक्शन अकर्स ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। प्रजनन की क्रिया पूरे साल होती है, इसका कोई सीजन नहीं होता। और मछलियों में ऐसा देखा गया है कि जब भी संयुग्मन होता है, कॉपुलेशन होता है, तो मेल अपनी बॉडी को ना फीमेल के बॉडी के चारों तरफ एक अर्धचंद्राकार शेप में ट्विन कर लेता है, बिल्कुल ठीक है। फिर क्या होता है कि आमतौर पर जो दूसरी बोनी फिश होती है जहां पर कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, वहां तो जो फीमेल है अपना मिल्क रिलीज कर देती है जिसमें कि ओवम होते हैं, और जो मेल है अपना स्पर्म रिलीज कर देता है उसके ऊपर, ठीक है, सीमेन रिलीज कर देता है, सीमेटिक फ्लूइड कर देता है। स्कॉलियोडॉन में क्या होता है कि द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। इंटरनल का मतलब द स्पर्म फ्रॉम द मेल बॉडी इज ट्रांसफर्ड इनटू द बॉडी ऑफ फीमेल। तो हमने आपको कई बार बताया है कि जो स्कॉलियोडॉन के मेल होते हैं उसमें क्लैस्पर करके एक ऑर्गन होता है जिसको पेल्विक फिन के मॉडिफिकेशन से बनता है। तो उस क्लैस्पर के जरिए जो स्पर्म है वो फीमेल के क्लोएका में ट्रांसफर किया जाता है। मतलब जो एक या दोनों क्लैस्पर जो है फीमेल के क्लोएका में इंसर्ट हो जाएंगे और उसके बाद फोर्स के साथ जो सीमेन है वो फीमेल के क्लोएका में रिलीज कर दिया जाएगा। फिर जब क्लोएका में जो स्पर्मेटोजोआ आया वो फिर क्या करेगा कि उस क्लोएका के जो ओविडक्ट की ओपनिंग है उसके जरिए ओविडक्ट में ऊपर चढ़ेगा और ऊपर चढ़ करके वो सेल ग्लैंड के आसपास पहुंचेगा, ठीक है। और सेल ग्लैंड के पास इसमें क्या होता है कि वहां जो अंडाणु होते हैं उस अंडाणु से इसका संपर्क होता है और निषेचन की क्रिया होती है। फिर आगे हम डेवलपमेंट की बात करें तो डॉगफिश जो स्कॉलियोडॉन या स्क्वैला जैसे जो डॉगफिश होते हैं दे आर ओवोविविपेरस। इनके शुरुआत जो होती है वो एक जैसे अंडज की जो जीव का जो जीवन चक्र होता है, जो एक ओविपेरस एनिमल का जो लाइफ साइकिल होता है उसकी तरह शुरुआत होती है कि पहले निषेचित अंडे थोड़े परिवर्तन करते हैं, लेकिन बाद में ये एक जरायुज की तरह अपने शिशु को जन्म देते हैं। ये गलती से यहाँ लिखा गया, देखिए EFF नहीं है, जिसके इसका एम्ब्रियो यहाँ होना चाहिए। देयर एम्ब्रियो डेवलप इनसाइड द यूटेराई सो दैट दे गिव बर्थ टू द लिविंग यंग। जो अपने प्रकार के जो यंग शिशु को वो जन्म देते हैं तो ओविपेरस होते हैं। मतलब उनके जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है यूट्रस में या गर्भाशय में, और फिर वो जो लिविंग यंग है उसको जन्म देते हैं। आमतौर पर ये डिपेंड करता है कि किस स्पीसीज का स्कॉलियोडॉन है या किस स्पीसीज का स्क्वैलस है, किस स्पीसीज का डॉगफिश है, उस पर डिपेंड करता है कि उसमें एम्ब्रियो की संख्या कितनी होगी। और एम्ब्रियो आमतौर पर 3 से 7 होते हैं। फिर जो म्यूकस लाइनिंग अंदर जो श्लेष्मा का एक स्तर होता है यूट्रस के अंदर, उसमें क्या होता है, परिवर्तित होते हुए जो एम्ब्रियो होते हैं उनको एक प्रोटेक्टिव
चैम्बर मिलता है द्रव भरा हुआ। तो शुरू में जो एम्ब्रियो होता है ना, वो एक योक सैक से जुड़ा होता है। एक पीतक की थैली होती है, उससे एक योक स्टॉक जैसी संरचना से जुड़ा होता है, और ये एक्चुअली एक अंडज का परिचायक है। तो योक सैक से वो जुड़ा होता है, और जो योक स्टॉक है उसके जरिए योक सैक में ये पीतक धानी में जो भी नरिशमेंट होता है, प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट जो भी होते हैं, बेसिकली प्रोटीन ज्यादा होते हैं, वो प्राप्त करता है जो परिवर्धित होता हुआ एम्ब्रियो या भ्रूण। फिर क्या होता है कि जब सारा का सारा योक उस योक सैक का ये कंज्यूम कर लेते हैं, व्हेन द योक इज एग्जॉस्टेड, फिर क्या होता है कि योक सैक जो होता है वो सिकुड़ जाता है, और वो क्या होता है कि वो यूटेराइन वॉल यानी कि जो यूट्रस की गर्भाशय की दीवार है उससे जाके लग जाता है, और उसके पश्चात जो योक स्टॉक है या योक सैक है, ये दोनों मिलकर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं योक सैक प्लेसेंटा। यानी योक सैक का बना हुआ जो प्लेसेंटा होता है, इसका निर्माण होता है जब ये यूटेराइन वॉल से, गर्भाशय की दीवार से लग जाता है। फिर धीरे धीरे जब ब्लड वेसल्स बनने की शुरुआत होती है, तो योक सैक और इसके बीच का ट्यूबुलर कनेक्शन ये खत्म हो जाता है। देखिए ये योक सैक प्लेसेंटा है ना, ये यूट्रस की दीवार पे है, और अब ये यूट्रस से भोजन ले रहा था, लेकिन जब ब्लड सर्कुलेशन विकसित होता है तो ये योक सैक प्लेसेंटा खत्म हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद एक दूसरे पेरेंटल कॉर्ड से ये जुड़ जाते हैं, और फिर क्या होता है कि दूसरे जो पेरेंटल कॉर्ड से योक सैक से तो इसका कनेक्शन हो गया खत्म। अब ये एक दूसरी संरचना है जिसको हम एपेंडिकुला कहते हैं, इसके जरिए यूटेराइन वॉल से जुड़ जाते हैं, क्योंकि अब ब्लड सर्कुलेशन से इसमें फूट जाना शुरू हो गया। तो इस प्रकार से फिर विकसित होते हैं। विकसित होने के बाद इनका जो यंग स्टेज में ही जन्म होता है। अब दूसरा क्या होता है कि एक तो जो डेवलपमेंट हुआ वो गर्भाशय के अंदर हुआ, मतलब यूट्रस के अंदर हुआ। दूसरा जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है वो एग केस में होता है, मतलब एक केस जैसे एक बक्सेनुमा संरचना कह लीजिए, अंडों के लिए बना होता है, उसमें डेवलपमेंट होता है। तो कुछ शार्क या रेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, विविपेरस होते हैं, यानी ओविपेरस होते हैं, मतलब अंडज होते हैं, वो अंडजरायुज नहीं होते। उनका जो निषेचित अंडा है वो क्या होता है कि एक प्रोटेक्टिव यानी रक्षात्मक हॉर्नी मतलब कठोर कैप्सूल या एक केस के अंदर रख दिया जाता है, और ये जो केस है इसका निर्माण जो सेल ग्लैंड है उसके द्वारा स्रावित हुआ है। तो देखिए ये एक केस है, बेसिकली पर्स जैसी संरचना है, और पर्स के चारों तरफ आप देखिए कि कुछ स्ट्रिंग या डोरियां लगी हुई है। ये डोरियां टेंड्रिल की तरह, जैसे जो कुकरबिटेसी के प्लांट में जैसे टेंड्रिल नहीं होता वो दूसरे प्लांट पे चढ़ने के लिए, वैसी टेंड्रिल जैसी संरचना होती है। तो जो एक डॉग फिश है इसका नाम है शाइलियम। शाइलियम का जो एक केस है उसको नॉर्मली हम मरमेड पर्स कहते हैं, मरमेड जलपरी होता है उसका पर्स कहते हैं। पर्स जैसी संरचना है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, और इसमें क्या होता है कि चारों कोनों पर, जैसे मैंने कहा, एक टेंड्रिल लाइक संरचना होती है, और इसके अंदर एम्ब्रियो पलता है। ये टेंड्रिल अच्छा, ये मरमेड पर्स जो है ये मादा के शरीर से निकल करके बाहर चले जाते हैं, और ये जाकर के समुद्र में पानी में कोई सीवीड है, कोई समुद्री पौधा है, उसके जरिए ये मजबूती से जकड़ जाते हैं इस स्ट्रिंग या डोरी की मदद से, और फिर वहीं ये पलते हैं। फिर उसके बाद 6-8 महीने के बाद इसके जो शिशु हैं, परिवर्धन के पश्चात इसका भ्रूण शिशु में बदल जाता है, और फिर क्या होता है कि इसको रप्चर करके 6 से 9 महीने में बाहर आ जाता है। और आमतौर पर यह देखा गया है कि एक मरमेड पर्स में एक ही एम्ब्रियो विकसित होता है। तो डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन की कहानी खत्म हो गई। अब हम देखें एक लास्ट चीज थोड़ा सा मेंशन है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा मैं मेंशन कर दूं। इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वैसे ज्यादा है नहीं,
क्योंकि ये मांसाहारी जानवर है और परभक्षी है। परभक्षी है मतलब दूसरे जानवरों को ये खाता है। तो आमतौर पर जो सी फूड इंडस्ट्री को इससे नुकसान होता है, कभी शार्क हो, डॉग फिश हो, ये नुकसान करते हैं क्योंकि वहाँ के जितने लॉबस्टर है, केकड़े हैं, झींगे हैं, या फिर जो सी फूड में जो मछलियाँ काम आती हैं, उन सारी मछलियों को ये खा जाता है। तो एक ढंग से देखा जाए तो इकोनॉमिकली ये हानिकारक है, आर्थिक रूप से हानिकारक है। लेकिन साथ साथ दूसरा ये है कि इसके कुछ पॉजिटिव यूज भी हैं। खास तौर से जब आप समुद्री इलाके में चले जाएंगे तो करते क्या है कि ये उसको काट करके इसका विसरा निकाल लेते हैं और इसके फ्लेशी पार्ट को नमक में डाल करके बहुत जगह एक्सपोर्ट भी किया जाता है, और जो गरीब मछुआरे होते हैं इसको खाते भी हैं। हालांकि खाने में इसका स्वाद बहुत अच्छा होता नहीं है, इट इज़ नॉट वेरी पैलेटेबल, लेकिन फिर भी इसमें पोषक पदार्थों की मात्रा प्रचुर रूप से रहती है और बड़ी आराम से ये आराम से ये पच भी जाते हैं, इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं। इसका स्किन प्लेक्वाइड स्केल्स की वजह से काफ़ी रफ होता है, तो आमतौर पर इसका स्क्रीन निकाल लेते हैं और जैसे सैंड पेपर यूज करते हैं ना फर्नीचर के दरवाजे के पॉलिश के लिए या मेटल की पॉलिश के लिए या जंग हटाने के लिए सैंड पेपर जैसे यूज करते हैं, उसी तरह सैंड पेपर की तरह इसका स्किन जो होता है सैग्रीन नाम का एक पदार्थ बनाया जाता है उसकी स्किन से, और फिर ये जो कठोर इसकी जो खुरदरी सरफेस होती है, इससे फर्नीचर को या किसी धातु को साफ करने में मदद मिलता है। और दूसरी बात की जब बायोलॉजिकल स्टडी हम करते हैं, मैं थ्योरेटिकली सारी चीजें बता रहा हूँ, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल करते हैं, लैब में डिसेक्शन करते हैं, तो हमें किसी भी एनिमल का, किसी ग्रुप के एनिमल की बायोलॉजी, उसकी एनाटॉमी समझने में मदद मिलती है। तो बेसिकली ये दिस इज ऑल्सो एनिमल फॉर स्टडी, और इसको लेबोरेटरी में डिसेक्शन वगैरह में यूज किया जाता है, तो इसका एक एजुकेशनल इम्पोर्टेंस भी है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस है इसके साथ ही ये स्कॉलियोडॉन वाला चैप्टर हम खत्म कर रहे हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर एम्फीबिया शुरू करेंगे, क्योंकि फिश माइग्रेशन मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। तो अब एम्फीबिया शुरू करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन। और एम्फीबिया में दो चीज़ें अपने को पढ़नी है, एक तो इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है और दूसरा पढ़ना है इसका क्या कहते हैं पेरेंटल केयर, पैतृक रक्षण। तो वो चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।